अच्छा, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था हम लोग? फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा वो सब डिपेंड करता है, इस सब पे कर लिया था ना। सर अच्छा, हाँ बोलो। सर हमने प्रीवियस ईयर के नोट्स बनाए थे और आपके भी इसमें, और आप दोनों अलग अलग ऑर्डर में कर रहे हो तो कंफ्यूज हो रहा है वो नोट्स का क्या करें हम। इस तो नोट्स हम का आप करो ना, जो दे रहा हूँ मैं, उस नोट्स को कर ठीक है। लो। ठीक है, ठीक है सर। इस नोट्स को कर लो, जो पढ़ाई करो वही कर लो। फिर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो नोट्स दे रहा हूँ ना, इसी को कर लो। ठीक है। वेदांश अभी नहीं, रुको, अभी बचा है। सर उसमें सीएफटी बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आया था। सीएफटी, सीएफटी बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आया था एडीसीएच सर के नोट्स के हिसाब से। हाँ तो बॉन्डिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं, आयनिक बॉन्डिंग भी तो बॉन्डिंग होती है ना, अच्छा हाँ ठीक है सर, चलेगा। है ना। इसी को फॉलो कर लो ना, अगर है तो इसी को फॉलो कर लो। ओके सर। ठीक है, हाँ इसको फॉलो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये नोट्स में जो दे रहा हूँ वही फॉलो कर लो। एक बार ये पढ़ के फिर वो देखना, फिर हो सकता है वो हो जाएगा। दोनों मत करो एक साथ, दोनों मत करो। अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम, अरे अभी देखो आज होता है कि नहीं, मुझे लग रहा है आज हो जाना चाहिए, नहीं तो एक क्लास और जाएगा। देखो करते हैं पहले यार, अपने हिसाब से तो लगा ही हुआ हूँ यार, अपने हिसाब से तो ट्राई कर ही रहा हूँ। ठीक है ना, चैप्टर भी बड़ा है लेकिन चलो ठीक है, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ पोर्शन। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड्स क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ठीक है, in presence of the actual ligand field relative to spherically symmetrical crystal field। ठीक है, देखो अब ध्यान से, या इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग। CFSE जो है ये या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा, नेवर बी पॉजिटिव। और दूसरा, हायर इज द CFSE, क्या होता है बताता हूं, ग्रेटर इज द एनर्जी रिलीज्ड, सॉरी, greater is the stability of the complex। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो बेसिकली है क्या, ये याद है ऐसा हुआ था, यहां से फिर स्प्लिट किया था। सो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी में मान लेता हूं E1 और स्प्लिटिंग, दिस इज द एक्चुअल फील्ड, ऑक्टेहेड्रल फील्ड, इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी मान लेता हूं मैं E2, तो E2 माइनस E1 बेसिकली CFSE है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब कोई पूछेगा सर इसको कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट? क्वेश्चन में CFSE कैलकुलेट कैसे करता है?
ठीक है, मान लो अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। कैलकुलेट क्वेश्चन CFSC फॉर, चलो एक काम करते हैं, D4 वीक फील्ड लिगेंड सिस्टम लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिस्टम लेते हैं। देखो ध्यान से अब क्या करना है, चलो केस ए, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेस करते? 1 2 3 4 इन ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। सबका एनर्जी मान लो x है, तो यहां पर एनर्जी टोटल कितना है बताओ? EI कितना लिखोगे बताओ? बाद में फॉर्मूला बताऊंगा, पहले एक दो मैं इससे कर दे रहा हूं, बाद में आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। E2 इज द एनर्जी, अभी अभिनव आएगा ना, E1 अभी देखो ना, E1 क्या है, पहले सुनो ना पूरा। अगर स्फेरिकल फील्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरोगे 1 2 3 4, हर का एनर्जी x x x, तो EI अभी E1 कितना लिखेंगे? 4x। अगर वीक फील्ड सिस्टम में कैसे प्लेस करोगे? D4 इन वीक फील्ड। यार सिंपल सा बात है, सिस्टम अगर स्प्लिट किया है तो कुछ ऑर्बिटल्स नीचे गए हैं, कुछ ऑर्बिटल्स ऊपर गए हैं, तो सिस्टम को फायदा हो रहा है तभी ना करेगा। वही एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो जब लिगेंड आ गए, जब लिगेंड आ गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, एक्चुअल में वीक फील्ड कैसे रहेगा बताओ? 1 2 3 क्या करेंगे? ऐसे करेंगे T2G3 और EG1। इस सिस्टम का एनर्जी E2 बोल रहा हूं, बताओ कैसे लिखेंगे इसका सिस्टम का एनर्जी? इसका याद है एनर्जी कितना होता था? इसका एनर्जी याद है, इसका होता था x प्लस 3 डेल्टा नॉट बाई 5 ऊपर वाले का, और इन तीनों का कितना होता था, याद आ रहा है? 2 डेल्टा नॉट बाय 5। नॉट बाई 5। तो E2 कैसे लिखेंगे बताओ? तीन वाले हैं, उनका एनर्जी है x माइनस 2 डेल्टा नॉट बाई 5। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं, बाद में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। 4x प्लस कितना है? प्लस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है? E2 कितना हो जाएगा बताओ? 3x माइनस 6 डेल्टा नॉट बाई 5 प्लस x प्लस 3 डेल्टा ओ बाई 5। E2 कितना होगा बताइए? 4x माइनस 3 डेल ओ बाई 5। ये समझा? व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? आंसर क्या दोगे? E2 माइनस E1 कितना होगा बताओ? आंसर -3 डेल्टा नॉट बाय 5। नॉट बाई 5। नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। स्क्रीनशॉट लो, ये समझ में आया? एक दो एग्जांपल और करता हूं मैं, अभी सेकंड करूंगा, फिर एक और एग्जांपल करूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। एक बार प्रीवियस पेज दिखाओगे? हाँ देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो यार, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कोई डाल रहा है ना ग्रुप में? प्लीज कोई डालते जाइए। सर है ना, हाँ, डालते जाओ प्लीज। जी सर, हो गया। हो गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दिखा दो। तो नेगेटिव मतलब वो रिलीज ही होगा। हाँ इसीलिए तो मैंने लिखा है CFS, नाम ही है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन ही है। स्प्लिटिंग के कारण जो फायदा हुआ, फायदा नहीं होगा तो स्प्लिट क्यों करेगा? फायदा नहीं होगा तो स्प्लिट क्यों करेगा? और फायदा मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा होगा सिस्टम से, और ये माइनस आएगा। ये पॉजिटिव क्यों आएगा? कोई भी चीज अगर कर रहा है तो ऑब्वियस बात है वो सिस्टम से एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है। थर्ड देखो, केस बी, मान लो मैं D4 सिस्टम चलूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
तुम लोग क्या करोगे, सबसे ये बेसिक मेथड है, ठीक है ना, फॉर्मूला तो है ही, बेसिक मेथड है सबसे, मतलब एक्चुअल मैं तो बेसिक से चल रहा हूँ। पहले आप क्या करो, पहले भर दो। कैसे भरोगे, 1 2 3 पेयरिंग अप करोगे कि नहीं करोगे, क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो क्या करोगे, पेयरिंग अप करोगे। अब इवन स्टेट इसको बोल, सॉरी पहले क्या करोगे, अगर स्फेरिकल फील्ड होता, अगर स्फेरिकल फील्ड होता, स्प्लिटिंग नहीं होता, तो आप कैसे भरते, कैसे भरते। तो E1 कितना होता, 4x। एक्चुअली में जब कॉम्प्लेक्स बना, एक्चुअल ऑक्टेहेड्रल फील्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरो, कैसा आएगा बताओ, बताइए कैसा आएगा। 1 2 3 ऊपर जाए कि नीचे जाए, नीचे। नीचे जाएंगे। और अब इसका जो एनर्जी होगा, इसको मैं E2 लिख रहा हूं, और यही मैंने डेफिनेशन लिखाया है। स्प्लिटिंग के कारण जो एनर्जी में चेंज आया, एनर्जी जो रिलीज हुआ, कैसे लिखेंगे। अब एक चीज बस नोट करना, 4 इंटू एक्स माइनस कितना लिखेंगे, 2 डेल्टा नॉट बाई 5 प्लस आपको एक बार एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा इस किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग करने के लिए। ये पेयरिंग करना, दिस इज द स्पिन पेयरिंग एनर्जी। तो और ये पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? देखो लास्ट क्लास बताया था नोट में, स्पिन पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी कॉस्ट दैट यू हैव टू गिव। आप जब उस सिस्टम को पेयर करोगे तो रिपल्शन सहेंगे ना, तो आपको वो एक्स्ट्रा एनर्जी डालना पड़ेगा ना। मतलब ओके ऐसे सर। समझो 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे गए तो वो अपना एनर्जी रिलीज करेंगे लेकिन एक जो ये पेयर अप किया है, कितना पेयर बना आपने, ये पेयर अप भी तो किए हो तुम, तो आपको एक्स्ट्रा एक पेयर डालना पड़ेगा, पेयरिंग अप एनर्जी। मान लो यहीं पर 2 ऐसे रहते हैं तो कितने पेयर आपको करना पड़ते, 2 को पेयर अप करने पड़ते, तो आप कितना की एनर्जी डालते, 2p। ओके। दिस इज द कॉस्ट। ऐसे समझो तुम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो एनर्जी लेवल्स में, लेकिन जैसे ही तुमने 4th इलेक्ट्रॉन पेयर अप किया, यू हैव टू पे दैट कॉस्ट, पेयरिंग अप। So what is the crystal field stabilization energy now? बताओ, 4x minus 8 plus p। कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, पेयरिंग में तो कुछ गया है, उसमें मान लो कुछ एनर्जी आपने पैसा लगाया, लेकिन 8 डेल्टा नॉट बाई 5 का मैग्नीट्यूड ये हुआ, तो इतना। कैन आई प्रूव दैट दिस इज ऑलवेज नेगेटिव? यस सर, आसान है। आसान है, बिकॉज मुझे मालूम है डेल्टा ओ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा ओ जरूर पी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा। तो मैं प्रूफ कर ही सकता हूं कि पी जो होगा वो 8 डेल्टा नॉट बाई 5 से तो कम ही होगा, सीख ही सकता हूं मैं। क्लियर है, इसको प्रूफ कर सकते हो, दिस ऑलवेज नेगेटिव। सबको समझ में आया बात। यस सर। जनरल एक्सप्रेशन ये लिख सकते हो, देखो ध्यान से, अब जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला। किसी भी सिस्टम का CFSE पूछेगा तो आप क्या करो, -0.4 इंटू डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2Tg ऑर्बिटल प्लस 0.6 इंटू डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल प्लस x इंटू p। और x क्या है यहाँ पर, डेल्टा O आपको मालूम है, ये मल्टीप्लाई करना, वही मैंने किया है फाइनली, ठीक है। p दिया रहेगा क्वेश्चन में,
या तो पी के टर्म्स में ही आपको आंसर देना पड़ेगा। व्हाट इज N2TG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। NEG क्या है? ठीक है, EG ऑर्बिटल। और X इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स दैट यू हैव फॉर्म। एक्स्ट्रा किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव टू द स्फेरिकल फील्ड। जैसे इस केस में ध्यान देना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहां पर स्फेरिकल फील्ड ये था ना, तो स्फेरिकल फील्ड में कितना पेयर्स है? 0। और एक्चुअल फील्ड में कितना पेयर्स है? एक्स्ट्रा कितना पेयर है? एक पेयर दिख रहा है ना, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा पेयर? 1। एक्स का वैल्यू 1 पुट करो इन द फॉर्मूला, पुट इन द फॉर्मूला। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स फॉर्म्ड इन द एक्चुअल फील्ड रिलेटिव टू द स्फेरिकल फील्ड, ठीक है ना। पुट इन द फॉर्मूला, देखो तो क्या आएगा फॉर्मूला। अगर मैं इसका निकालूं, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालूं तो कैसे आएगा? -4 इंटू कितना था, इनका एनर्जी कितना था? -0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 4 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस कितने एक्स्ट्रा पेयर्स? ईजी में 0 था, प्लस पी, कितना आएगा वैल्यू? 4 डेल्टा नॉट इंटू 4/10। देखो तो कितना आ रहा है? वही आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया था। ये आ रहा है। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है पूछो। सर हमने प्रीवियस क्लास जब आपने स्टार्ट किया था डिस्कशन ये स्प्लिटिंग का, तब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, तो हाँ x प्लस a और यस x यस, माइनस b। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था जब तो ऑर्बिटल्स फिर है। यहाँ अब पे मैंने हाँ नहीं C- वही मैं समझ गया। अब हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, दैट वाज वेकेंट मॉडल है। वहां पर हम लोगों ने जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, वेकेंट ऑर्बिटल्स, पहले ऑर्बिटल्स को स्प्लिट किया था। नाउ अब आपने क्या किया है, अब वो सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हर ऑर्बिटल अलग हो गया है। वाई? उनमें आइडेंटिटी आ गई है। किसकी आइडेंटिटी आ गई है? इलेक्ट्रॉन्स की। यस सर। समझा? दिस इज डिफरेंट नाउ। समझा। चलो आगे बढ़ो। यस सर। चलो मान लो 1-2 कर लेते हैं। कैलकुलेट। इसका डाउट, हाँ बोलो क्या हुआ? तो मतलब पहले आपने जो एनर्जी को कंजर्व किया था वो हाँ ऑर्बिटल्स की थी, और अभी हाँ, अब ऑर्बिटल्स विथ यस विथ इलेक्ट्रॉन्स की है, ओके विथ इलेक्ट्रॉन्स की है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, वो ऑर्बिटल्स की थी। दिस इज द मॉडल, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। पहले आप बनाते हो, बाद में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो। तो पहले आपने मॉडल है, आपने पहले ऑर्बिटल्स स्प्लिट किए, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है। कैलकुलेट CFSE फॉर D6 सिस्टम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वीक फील्ड लिगेंड। तो चलो करें इसका आंसर। चलो फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला लगा ले, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। वीक फील्ड में कैसे पुट करोगे बताओ? वीक फील्ड में पहले आप ऐसे कर लो, आप अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो कैसा रहता? ऐसा। और स्प्लिटिंग हुआ है तो कैसा है? वीक फील्ड है ऐसा। यस सर। तो फॉर्मूले वाइज अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो CFSE इज माइनस कितना 0.4 इंटू डेल्टा नॉट था ना, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2TG कितना 4, प्लस क्या था फॉर्मूला 0.6 into delta naught into NEG. प्लस पॉइंट स्लाइड 4 है क्या? प्लस 0.6
इंटू डेल्टा नॉट इंटू, हाँ ये ऊपर है, इंटू 2। अच्छा, और कितने एक्स्ट्रा पेयर्स हैं, कितने एक्स्ट्रा पेयर्स हैं? नहीं, यहाँ पर पहले से एक था और यहाँ भी एक है, तो एक्स्ट्रा पेयर्स कितने हैं? 0। 0 ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -4 4 16 -1.6 डेल ऑट 1.2 डेल ऑट, कितना आ जाएगा ये लोग? समझा? चलो, केस बी करेंगे, उसमें तो सेम ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस को कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जब भर देंगे तो CFSE अब लिखेंगे कितने? -0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 6 प्लस, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। और कितने एक्स्ट्रा पेयर्स हैं बताओ? इनिशियली एक था और 2 एक्स्ट्रा बने, तो माइनस कितना आ जाएगा? 6 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। किसी को कोई डाउट है बताओ? सर हाँ बोलो। सर वो प्रीवियस पेज में आपने क्या लिखा है, प्रूव डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, तो मैं ये नहीं, प्रूव नहीं है, प्रूव दैट दैट एक्सप्रेशन इज नेगेटिव बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला ना, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव बोला हूँ। अच्छा अच्छा ओके, मेरे को वो लगा एक्सप्रेशन प्रूव हमेशा, करना था, वो तो नहीं नेगेटिव नहीं ही नहीं, होता है, पता है हाँ CFS। वो मालूम है, तो नेगेटिव हो जाएगा हमेशा, यस यस। है ना, वो तो नेगेटिव होगा ही। चलो आगे बढ़ूं। अच्छा, बस अब एक काम कर सकते हो, मैं तुम लोग को, प्रीवियस पेज। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, टेकन सर, थैंक ठीक यू। है। हाँ, अब एक काम करो, बेसिकली D0 सिस्टम है, D1 सिस्टम है, D2 है, D3 है। आप लोग क्या करेगा, मैं एक्सप्रेशन लिखते जा रहा हूं, आप बस इसको घर में क्या कर लीजिएगा, यू कैन जस्ट वेरीफाई दिस, ठीक है। D0 में तो 0 आएगा ही, इसमें -0.4 डेल नॉट आएगा, इसमें आएगा -0.8 डेल नॉट, इसमें आएगा -1.2 डेल नॉट। वेरीफाई कर लेना, कर लोगे ना घर में, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ फॉर बोथ। तो याद नहीं रखना है ना, सिर्फ वेरीफाई करके छोड़ देना ना। देखो जनरली एग्जाम में भी आता है, तो उतना बड़ा चीज तो नहीं है यार, फॉर्मूला देखोगे तो आ ही जाएगा, तो याद तो नहीं मैं बोलूंगा, बिकॉज अगर एग्जाम में भी आता है तो कोई याद किया है या कोई याद नहीं किया है, ज्यादा अंतर लगेगा नहीं, इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, हाँ ठीक सर, है। हाँ। हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तुम बार दे रहो, मैं D4 D5 D6 D7 का दिखा दूं, चेक कर लेना फॉर बोथ, वेरीफाई अभी भी कर सकते हो, इसको लेकर के कुछ लोड वाली बात नहीं है, बट मालूम होना चाहिए। D4 के लिए हम लोग ने निकाला था ना, D4 के लिए कितना आया था हम लोग को? वीक फील्ड के लिए कुछ आया था, SFL के लिए कुछ आएगा। वीक फील्ड के लिए -0.6 डेल्टा नॉट आएगा शायद, यही आया था ना? यस सर। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कितना आया था, मैं भूल गया हूँ, रिजल्ट कितना था? -1.6 डेल्टा नॉट प्लस P था क्या? चेक करो तो, ठीक है। अच्छा, D5 के लिए देखना, वीक फील्ड के लिए 0 आएगा, वेरीफाई करना, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग के लिए आएगा रिजल्ट तुम्हारा -2 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ठीक है। D6 हम लोग ने अभी जस्ट निकाला है, D6 के लिए कितना आएगा? D6 के लिए आएगा -0.4 डेल्टा नॉट आएगा, और हम लोग ने अभी जस्ट निकाला था -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p आएगा, ठीक है। D7 के लिए अगर तुम निकालोगे तो ये -0.8 डेल्टा नॉट आएगा, ठीक है। और
एक काम करो, सब लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D7 का निकाल के बता दो, तो बस 1 मिनट दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस कर लो एक बार, जस्ट एक बार 1 मिनट के लिए D7 का स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या होगा, जस्ट वन प्रैक्टिस। ये कितना आंसर लिख दूं, देखो तो सबको आ रहा है, -1.8 डेल्टा नॉट प्लस पी, ये आ रहा है? यस सर। आ रहा है? हाँ करके सर, हाँ देखना, आ रहा है। आ रहा है? तो इसका हाँ मतलब ये सर। CF है, हाँ? इसको जा करके बाकी आप लोग होमवर्क में वेरीफाई करिएगा, अप्लाई द फॉर्मूला, वेरीफाई कर लेना। बोलो कोई डाउट है तो। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं? एक सेकंड, वेट। ठीक, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने CFSE भी खत्म कर लिया, उसके बाद अब हम लोग करते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नहीं हुआ है ना कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एप्लीकेशन ऑफ No, CFT? sir. अच्छा, तो CFT ने हम लोग को, VBT ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कलर, किसने एक्सप्लेन किया कलर को? कलर को एक्सप्लेन किया CFT ने, कि क्यों डी कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड हैं। कैसे, बड़ा सवाल, कैसे किया होगा? देखो CFT क्या बोलता है। CFT तो पहले एक बात बोलता है, बहुत बेसिक सा थियरी है CFT का। वो बोलता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स, इफ देयर इज एनी कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हम लोग के पास, तो CFT का थियरी बोलता है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस पर पहले व्हाइट लाइट गिरा होगा, इस व्हाइट लाइट में से हुआ क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जरूर DD स्प्लिटिंग होगी। DD स्प्लिटिंग है वहां पर, सपोज किसी कॉम्प्लेक्स में DD स्प्लिटिंग है, तो अगर कॉम्प्लेक्स पर व्हाइट कंपाउंड खिला होगा, व्हाइट लाइट, एग्जांपल ले रहे हैं D1 सिस्टम ही ले लेते हैं, चलो। तो ये व्हाइट लाइट का हो सकता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। व्हाइट लाइट में क्या क्या होते हैं, विबजोर होते हैं, तो थियरी बोलता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर सकता है। Can be absorbed by the electron, and this electron gets excited to what? EG orbital। हो सकता है कि व्हाइट लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज इज अब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी लेकर के वो चला जाए कहां? HV लाइट गिरा, व्हाइट लाइट, बेसिकली व्हाइट, और ये ऊपर चला जाए,
एंड कंपाउंड अब जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, द कलर विजिबल टू अस is the complementary color of the light that is absorbed, of the light that is absorbed. कहने का मतलब ये हुआ, the complementary color is generated from wavelength which is left over. और इस phenomenon को क्या बोलते हैं? What is the phenomenon known as? Phenomenon is known as DD transition. समझो एग्जाम्पल वाइज कि व्हाइट लाइट का ऑरेंज लाइट ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब जो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा लाइट उसमें से गायब रहेगा? व्हाइट में से कौन सा लाइट गायब रहेगा? ऑरेंज। और व्हाइट में से जब ऑरेंज लाइट गायब करोगे तब जो मुझे कलर वो दिख रहा है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ CFT। फिर से सुन लो, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कोई स्प्लिटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन कोई होगा किसी लेवल पर, उस पर लाइट गिरेगा तो जनरली वो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब कर ले, ऊपर चला जाए, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ अब गायब रहेगा, व्हाइट लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर, और वही कलर हम लोग को दिखाई पड़ेगा। सो इज इट द कलर which is absorbed that is seen, or is it the complementary color that is seen? It is the complementary color, not the color that is absorbed. वो नहीं, complementary color। मतलब वो व्हाइट माइनस ऑरेंज कलर विजिबल होगा। हाँ, व्हाइट माइनस ऑरेंज का जो कलर होगा वो दिखाई पड़ेगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, सब लोग स्क्रीनशॉट लो। सर पर वो वापस नीचे डीएक्साइट होके भी एक फोटोन रिलीज करेगा ना सेम कलर का? तो नहीं, उतना वैसा नहीं है यहाँ पर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थियरी वैसा यहाँ नहीं बोलता है, वो ये नहीं है CFT का थियरी में। या ऐसे समझ लो कि पूरा नेट इफेक्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, व्हाइट लाइट ऑरेंज वाला लाइट अब्सॉर्ब किया प्लस डी एक्साइटेशन में जो कुछ गया है। ठीक है सर, ओके। हाँ, मतलब उतना सिंपल एक्चुअली नहीं है यहाँ पर। वो हम लोग ये थियरी भी फेल्ड ही है बात। तो अभी जो ये थियरी बोल रहा है ओके CFT का, हाँ, इसको अभी के लिए जो इसने लाइन बोला उसको वैसे रखते हैं। अब देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे मान लो तो कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए DD ट्रांजिशन, कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए कि एक DD ट्रांजिशन हो। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए यार? सबसे पहला तो कंडीशन होना चाहिए देयर मस्ट बी DD स्प्लिटिंग। और DD स्प्लिटिंग कब होगा? दैट इंप्लाइज देयर मस्ट बी लिगेंड्स। लिगेंड्स ही तो कॉज करते हैं DD स्प्लिटिंग, तभी तो एक ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है द डेल्टा ओ, मान लो ये ऊपर गया है, इसको डेल्टा ओ बोल रहा हूं, तो डेल्टा ओ किसके बराबर होगा? HC बाई लैम्डा। ये जो वेवलेंथ है दिस शुड बी इन द विजिबल रेंज। अगर विजिबल रेंज में नहीं होगा तो आकाश स्क्रीनशॉट मिल गया होगा? कोई नहीं मिलेगा, कलर नहीं दिखेगा। कलरलेस मिलेगा, हाँ, कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। देन कलरलेस या फिर व्हाइट। और तीसरा नॉट सीन फॉर D0 एंड D10 ट्रांजिशन। ऑब्वियस बात है D0 D10 कहां जाएगा?
ठीक है, एंड फोर्थ देयर मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D0 D10 के लिए मत लगाना, तो जनरली ध्यान देना, D0 D10 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको कलरलेस मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल SCH2O6+3, कौन सा सिस्टम है ये? D0, यस सर। ये कलरलेस है। जिंक K+2 सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? बट मोस्टली नॉट द जनरल रूल। अभी बताऊंगा, रीजंस तो है केमिस्ट्री में, एक्सप्लेनेशन तो हर चीज का है। बताओ इसका कोई डाउट? सो वो इलेक्ट्रॉन वापस डीएक्स साइड भी करेगा तो ऑरेंज भी दिखेगा ना? हाँ सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट का मतलब मैं नहीं समझा था, मस्ट बी लिगैंड। अरे अगर लिगेंड नहीं होगा तो स्प्लिटिंग कहाँ से आएगा? तुम पूरा का पूरा स्प्लिट क्यों कर रहे थे? व्हाई वर यू कॉजिंग दिस थियरी कि वो स्प्लिट कर रहा है, दो ऊपर जा रहे हैं दो नीचे जा रहे हैं? बिकॉज रिपल्शन हो रहा है। किनके बीच में रिपल्शन हो रहा है? डी ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स। तो लिगेंड तो होने चाहिए, ओके लिगेंड ही नहीं होंगे तो कहाँ से होगा? सर अगर कॉम्प्लेक्स बना है तो लिगेंड तो हो। हाँ बोलो, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सर बोलो। ये डीडी ट्रांजिशन का मतलब कलर प्रोड्यूस होना होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है? डीडी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, द फिनोमेनन। तो सर सेकंड में जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो होगा ना, हाँ बट जाएगा। कलर नहीं दिखेगा, तो फिर उस हाँ तो कलर ओके नहीं। ओके 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 ठीक है। हाँ तो डीडी ऐसे बोलना चाह रहे हो, ठीक है ठीक है। डीडी ट्रांजिशन एक्सप्लेन्स द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन द विजिबल रेंज। यस, उल्टा है। अगर हो सकता है एक्साइटेशन हो रहा हो बट हो सकता है कलर न दिखाई पड़े, ये हो सकता है। यस सर। हाँ ये हो सकता है कि एक्साइटेशन हो रहा हो बट कलर दिखाई नहीं पड़े। पर सर वो इलेक्ट्रॉन तो वही एनर्जी वाला फोटोन लेगा ना जो उसको डेल्टा नॉट दे रहा है, वरना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। हाँ एक्सेप्ट तो नहीं एक्साइट करेगा, होने के बट लिए। जैसे उसने बोला, मान लो उसने कोई अलग एनर्जी अल्ट्रावायलेट वाला जो मान लो अगर गिरा है वो एनर्जी कहीं से ले लिया है, तो वो आपको फिर भी विजिबल रेंज में नहीं रहेगा, तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर मान लो कोई और अगर रेंज लेता है वो, ठीक है, तब भी कलरलेस रहेगा। ओके सर। यार ठीक है। अच्छा इधर देखो ध्यान से। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे टाइटेनियम हो गया, H2, जैसे इसका है, दिस इज वायलेट इन कलर। एक्सप्लेनेशन, पहले तो एक कलर व्हील याद रखना। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर सीन और कलर एब्जॉर्ब, ये कलर व्हील बहुत हेल्पफुल होता है। कलर सीन अगर ब्लू है तो उसके जस्ट ऑपोजिट कलर व्हील में कौन सा है? ऑरेंज। कलर एब्जॉर्ब ऑरेंज है। अगर वो वायलेट दिख रहा है तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है? येलो। अगर वो ग्रीन दिख रहा है तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है? रेड। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि टाइटेनियम कौन सा सिस्टम है? D1 सिस्टम। जरूर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक्सप्लेनेशन यही सिंपल हम लोग दे सकते हैं कि इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स with single electron in which system?
T2G, लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू, अच्छा कौन सा रीजन एब्जॉर्ब किया होगा, लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन रीजन, येलोइश ग्रीन के रेंज में है ना, वायलेट दिख रहा है तो किस रेंज में आएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा रेंज है, येलो येलो ग्रीनिश रेंज, जो भी बोलना है, येलो ग्रीनिश रेंज is absorbed and the electron is excited, consequently the complex appears violet. But अब लैब में क्या किया जाए, इसको स्ट्रांगली हीट कर दो, स्ट्रांगली हीट कर दो, कलरलेस हो जाता है वापस, क्या रीजन होगा, जरूर स्ट्रांगली हीटिंग पर वाटर रिमूव हो गया है, वाटर रिमूव होने से क्या होता है बताओ, नो लिगेंड प्रेजेंट, तो क्या हो गया होगा, लिगेंड चला गया, तो क्या कोई स्प्लिटिंग होगा, कोई स्प्लिटिंग नहीं, सब्सटेंस क्या दिखाई पड़ेगा, कलरलेस। स्क्रीनशॉट लो, ये समझा सब लोग, यस सर। है ना, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ D1 बोलो, सिस्टम वाला आपने जो लिखा है उसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है ना? E1 वाला मतलब, E1 कहाँ लिखा, E1 मतलब समझा, D1 E1 कहाँ D1 लिखा, सिस्टम या नहीं नहीं, H2O6 3+। हाँ लॉजिक इन द सेंस मतलब कि कलर का एक्सप्लेनेशन दे दिया, मतलब लॉजिक किस चीज का लॉजिक, सर उसमें वो, अच्छा सर ठीक है समझ गया। ठीक है, वो वायलेट है तो क्या हुआ होगा, जरूर हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाइट लाइट गिरा होगा, येलो वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ होगा और वो ऊपर चला गया होगा, रिफ्लेक्ट करने वाला तो वायलेट दिख रहा होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, CuSO4.5H2 कैसा होता है ये, CuSO4.5H2 ब्लू कलर का सॉलिड होता है, लेकिन हीट करने से क्या होता है, व्हाइट हो जाता है, स्ट्रांगली हीटिंग पे ऐसा क्यों होता है, स्ट्रांगली हीटिंग पे फिर से पानी क्या हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा, इसलिए मैंने कंडीशन लिखा है, वाटर मस्ट बी देयर, लिगेंड होगा तभी ना, यहां पर वाटर है विच इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग। हीटिंग से क्या हो गया होगा, हीटिंग से वाटर रिमूव हो गया होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगा, और ये आप लोग को मालूम है कि ब्लू होता है, हीट करने से व्हाइट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर, in CuSO4.5H2O 4 water molecule bonded to Cu2 plus, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, बाद में आगे आएगा तो फिर एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसको अभी के लिए नोट कर लेना, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5th water is hydrogen bonded and कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद कर लेना, आगे जा करके जब आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो फिर से बताऊंगा, 6 होता है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन है, लिगेंड होना चाहिए तभी तो करके कलर दिखेगा। अच्छा नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री कलर थियरी, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको कलर्स मैच करने बोलेगा, कलर मैच करने या लिगेंड्स मैच करने, कलर मैच करने, लिगेंड्स मैच करने बोला जाएगा। 4 देवांश वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 4, कोई भी 4 ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इस टाइप का पानी से 4 बना रहता है।
और फिफ्थ वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। तो खैर विल कम टू दैट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेंगे। जैसे मान लो, हाँ बोलो। एक बार बता सकते हो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हो गया? 5 वाटर ही तो है। नहीं 5 वाटर नहीं, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा, फिर उसमें जाना पड़ जाएगा। ऐसा है, देख ही लो तब। हाँ देख ही लो, ऐसा है, ऐसा। ये यहाँ से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, सिमिलरली यहाँ से एक बॉन्ड बनाया हुआ है। सो मतलब 2 CuSO4 भी कनेक्टेड है, वही क्या? हाँ यस, ओके ठीक सर। है, ऐसा कुछ है। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से एक पानी और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको नोट मत करना, हम लोग फिर करेंगे इसके बारे में बात, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नोट मत करो, ओके सर। ठीक है। अच्छा तो हमें कलर्स तो याद ही रखने पड़ेंगे ना। हाँ, कलर जनरली कलर्स जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस तो एक चैप्टर है, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। ओके लेकिन इस सर। पर हाँ वो तो याद रखना पड़ेगा, बट इस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, ऐसे मान लो इस पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सर एक आखिरी चीज पूछनी थी, वो जो आपने पाई चार्ट जैसे बनाया वो तो बस जैसे लॉजिक के लिए दिया ना कि हाँ वो कौन सा लॉजिक के ऑब्जर्व लिए, होएगा, मतलब आपने ये पता जो कैसे क्वेश्चंस, चलेगा? कौन सा? मतलब हमें दोनों में से एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी ना, या तो कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है, क्या कलर है कॉम्प्लेक्स का। वो तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा देखो क्वेश्चन या तो फैक्चुअली ऐसे पूछ देगा व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, यस सर। यस, तो उस पार्ट के लिए तो यार देयर इज वन चैप्टर व्हिच इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, यस वी हैव टू। तुम बोलोगे सर वो याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। जैसे कॉपर का NH342+ इज डीप ब्लू, AgNH3 2+Cl ये कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। NiNH362+ इज डीप ब्लू, ये एक पार्ट है। हाँ कलर व्हील पर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा वो पार्ट। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कोई एक रेड है, कोई एक ब्लू है, मैच द कलर। कोई एक रेड, कोई एक ब्लू, क्या कलर होगा? तो अप्रोच क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, सिंपल सा अप्रोच है। सबसे पहले लिख लेना कलर सीन का चार्ट। जिसका कलर रेड है जरूर उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री व्हील ग्रीन। और जिसका कलर ब्लू है जरूर उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? ऑरेंज। ऑरेंज। अब ये भी याद रखना, ये एक डेटा आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये हायर एनर्जी है। तो जिसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया, ज्यादा हाई एनर्जी पे कौन है? हाई एनर्जी पे कौन है? ग्रीन। रेड। नहीं हाँ मतलब हाँ ग्रीन और कलर एब्जॉर्ब की बात कर हाँ, रहा हूँ। ग्रीन, हाँ जिसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया मतलब वहां पर जरूर स्प्लिटिंग क्या था? हायर था, तभी तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर पहुंचाने में हालत खराब हो गई, आपको ज्यादा लगा। और यहाँ का डेल्टा ओ जरूर क्या था? लेस था। तो जिसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया उसके लिए अगर डेल्टा ओ हायर होगा मतलब जरूर वहां पर लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। और यहाँ का लिगेंड क्या होगा? वीकर। तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन है? अमोनिया है कि पानी है? अमोनिया है। तो जरूर अमोनिया ने अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स जरूर ग्रीन ऑब्जॉर्ब किया होगा, मतलब जरूर वो कलर क्या होगा? अमोनिया वाला क्या होगा? आंसर क्या लिखूं? फाइनल आंसर अमोनिया वाला कलर जरूर रेड होगा, और पानी वाला क्या होगा? जरूर ब्लू। ये समझा? कैसे समझा, कैसे करना है, समझ में आया सबको? आप रिपीट कर सकते हो, मतलब क्या कैसे? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कलर इनमें से क्वेश्चन देगा, कोई रेड है कोई ब्लू है, कलर मैच करिए। हाँ। लिगेंड आपको दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करो, इनमें जिसका भी कलर रेड होगा वो कलर ग्रीन एब्जॉर्ब किया होगा, और जिसका कलर ब्लू होगा वो ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा। यस। ग्रीन और ऑरेंज में से ज्यादा हायर एनर्जी वाला ग्रीन है,
तो जो ग्रीन एब्जॉर्ब किया है जरूर वहां का जो डेल स्प्लिटिंग होगा। अरे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन T2G से ऊपर ही तो जाता है ना, हाँ यही तो गैप जाता है। तो जरूर अगर ग्रीन जिसने एब्जॉर्ब किया है मतलब वहां का ये गैप जरूर बहुत ज्यादा था। यस सर। और अगर वहां का गैप ज्यादा है तो जरूर वो कौन सा लिगेंड वाला है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला है। और हम लोग को मालूम है कि अमोनिया और पानी में हम लोग ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया है, अमोनिया और पानी में कौन स्ट्रॉन्गर है, अमोनिया है कि पानी है? अमोनिया है। तो जरूर ग्रीन वाला जो एब्जॉर्ब किया है वो अमोनिया है, और अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखाई पड़ेगा, इसीलिए अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स रेड है और पानी वाला कॉम्प्लेक्स जरूर ब्लू कलर का है। आप पर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? एक Yes, क्वेश्चन sir. मैं दूं, एक सर क्वेश्चन रुको मैं सर दूं। एक सेकंड। सर एक डाउट था छोटा सा। हाँ बोलो क्या? सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने जो लिखा है विबग्योर में हायर एनर्जी, उसके हिसाब से तो ऑरेंज आना चाहिए ना, ग्रीन से ज्यादा। क्यों, वही तो लिखा है, आगे बढ़ेंगे तो ग्रीन का एनर्जी ज्यादा है ना, यही तो लिखा है, आगे बढ़ते हैं तो ग्रीन का अरे एनर्जी हायर है ना। हाँ अरे यस वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा। होता है, वेवलेंथ किसका है, ये HC वाला लैम्डा होता है ना। हाँ 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 सर, मैं कंफ्यूज हो गया था जरा सर। यस सर, समझा। ये अब क्लियर है। इस पर एक यस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, एक क्वेश्चन दूंगा, एक होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, एक आप लोग खुद यहाँ क्लास में करिए, ठीक है। ये कौन सा स्लाइड है, ये 9th स्लाइड है। मैच द कलर। हाँ, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद होना चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कोई कलर्स, कोई कलर ग्रीन है, कोई वायलेट है, कोई ब्लू है, बताओ कौन सा क्या है। कोई ग्रीन है, कोई, ये 10th है क्या प्रथम, ये 10th है, ठीक है, ये 10th है क्या? यस देखो सर तो 10th है, ओके। हाँ हाँ, ग्रीन वायलेट ब्लू में से कौन सा है, बस 1 मिनट करो। सर 2 वायलेट है क्या? आंसर कर लिख दो, यस। Yes, sir. सबका हो गया, सही से कर लिया। तो मेरे हिसाब से आंसर NH3 वाला कॉम्प्लेक्स बताइए, ब्लू है। Blue. Yes, sir. यस सर। पानी वाला कॉम्प्लेक्स जरूर ग्रीन है, Green. And EN is और violet. EN वाला कॉम्प्लेक्स वायलेट। क्या करना पड़ेगा क्या, कि हो गया, कि करना पड़ेगा, सर कर लो ना। Answer. कर देना पड़ेगा, हाँ सर कर लो ना, करना क्लियर हो है, जाएगा। ठीक है चलो ये कर लो। कलर सीन लिखो, पहले कलर सीन लिखो, कलर एब्जॉर्ब लिखो। कलर सीन में ग्रीन है, कोई वायलेट है, कोई ब्लू है। जिसका ग्रीन है जरूर वो क्या एब्जॉर्ब किया होगा, रेड। Red. रेड। जिसका वायलेट है जरूर वो क्या एब्जॉर्ब किया होगा, Yellow. येलो। और जिसका ब्लू है जरूर उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा। अब विबजोड़ लगाओ,
जोड़ का विबजोड़, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है? सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है येलो। येलो। तो जरूर येलो वाला जो भी एब्जॉर्ब किया है, जरूर वहां पर डेल्टा वो ज्यादा हाई हुआ होगा, मतलब जरूर वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड वाला है। और स्ट्रॉन्गर फी लिगेंड में से सबसे ज्यादा है कौन? EN। EN है, तो EN जरूर किस कलर का होगा? वायलेट। और सबसे पिद्दी रेड है, तो रेड जो जिसको रेड ही लाइट से इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया, जरूर वहां का डेल्टा हो बहुत कम होगा, और डेल्टा कम मतलब वहां का वीक फील्ड लिगेंड वाला होगा, तो जरूर ये होगा पानी। वो सर समझ में आया? सर जो आपने लास्ट क्लास ऑर्डर दिया था लिगेंड्स का उसी से किया आपने ना? हाँ हाँ, लिगेंड का ऑर्डर तो क्या है? सर ये वो हाँ देखना पड़ेगा मुझे। हाँ वो देख, इसलिए मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल हाँ सीरीज थे, यस सर अभी समझा मैं। EN से अमोनिया से पानी से, ये आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर वेट। ओके चलो आगे बढ़ो, हो गया? यस सर। अच्छा, हम लोग ने अभी क्या देखा? जनरली कंपाउंड्स मैंने बोला था विथ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जनरल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आर कलरलेस, क्योंकि वहां पर डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। बट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे D0 D10 वाले हैं कॉन्फ़िगरेशंस, जो कलर शो करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनन। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको पूरा मेमोराइज करना है, बिकॉज इसका एमओटी डायग्राम नहीं बनाकर करते हैं, बट वो आपके उतना करना नहीं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा जो मैं लिखा दे रहा हूं। डीडी ट्रांजिशन पे एक क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कंपाउंड्स हैं चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनन, जैसे अब क्या है, जैसे इसका एग्जांपल व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर, पहले देख लेते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है चार्ज ट्रांसफर में क्या है। जैसे बहुत परफेक्ट एग्जांपल है KMnO4, Mn यहाँ +7 है यार, दिस इज अ D0 सिस्टम, लेकिन खतरनाक पर्पल कलर का होता है, बहुत डीप पर्पल। ठीक है, दिस इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कॉज फॉर कलर ऑफ KMnO4, आपका आंसर होगा चार्ज ट्रांसफर। व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन ऑन वन ऑक्सीजन लिगेंड, यहाँ लिगेंड कौन है? O-2 is excited into a vacant orbital vacant d orbital on the Mn ion, called as charge transfer, short में CT phenomenon। आपको कभी भी ये नहीं पूछने वाला है क्या हो रहा है, आपसे पूछेगा किस में होता है। तो हम लोग को कुछ लिस्ट ले लेने हैं और उनको हम लोग को बस डील कर देना है, याद रख लेना है, दैट्स इट। चार्ज ट्रांसफर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, डीप कॉन्सेप्ट की क्यों कलर आया नहीं पूछेगा, डीडी ट्रांजिशन तक है। और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा लिख दिया गया है वो मैं लिखा दे रहा हूँ, वो आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एक और चीज, रुको स्क्रीनशॉट से पहले, दिस इज कॉल्ड एज
कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड से कहां जा रहा है, इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दिस इज LMCT, याद रखना, स्क्रीनशॉट लो। बार बार ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू, आंसर LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हो गया तो बोलना। नोट, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेनन, ये सब आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। मतलब इन सब के ये आप समझ लो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसे समझ लो, उतना हम लोग कुछ डालना ही नहीं है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो इन सब का भी है, सबका। आर जनरली मोर कलर्ड, मोर इंटेंस than DD transition, याद रखना। दूसरा, ये सब कुछ मैं अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेम मेटल के साथ, और इंटेंसिटी किसका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का थोड़ा ज्यादा रहता है। थोड़ा बहुत इससे आप क्या कर सकते हो ना, थोड़ा आप इससे आइडिया ले सकते हो कलर याद करने के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थोड़े से कम कलर के रहेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थोड़ा डीप कलर के रहेंगे, और सबका रीजन है, ऐसा नहीं है, रीजन है। इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखने। COH2O+6 2, और यहीं पर Cl4, इसका कलर मालूम है, इसका कलर होता है लाइट पिंक, और इसका कलर होता है डीप ब्लू, ठीक है। तीसरा, अगेन मेमोराइज, सर्टेन कंपाउंड्स का कलर का कारण पोलराइजेशन है। पूछा जाएगा कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। AgI कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, AgBr कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, AgI का कलर डार्क येलो, AgBr का कलर पेल येलो, एंड ग्रेटर द इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेटर द पोलराइजेशन, मतलब कैसे पोलराइजेशन से कलर आया, वी आर नॉट गोइंग टू दैट, नहीं जरूरी है, ठीक है ना। ग्रेटर द पोलराइजेशन मोर इंटेंस इज द कलर। फजान रूल से किसका ज्यादा होता है पोलराइजेशन, I- का कि Br- का, मोर पोलराइजेबल, मोर इंटेंस कलर। स्क्रीनशॉट लो। तो रुक जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 13th, चार्ज ट्रांसफर में बहुत सारे हैं। लिगेंड टू मेटल है, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, और भी हैं, वो मैं पहले इंपॉर्टेंट वाइज को बोलते हैं LMCT। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। कभी कभी मेटल टू लिगेंड भी होता है, डायरेक्ट एग्जांपल्स, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। मेमोराइज एग्जांपल्स इसके,
KMNO4 पर्पल कलर, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर, CrO4 2- येलो कलर, सबका कारण SnI4 ऑरेंज कलर, ब्राउन रिंग फेमस, नाम का तो क्या ही कलर बोले, नाम ही बता रहा है ब्राउन रिंग। उसके बाद CDS येलो, ठीक है, PbCrO4 क्रोम येलो। इनके बारे में एक चीज देखोगे, जनरली लिगेंड टू मेटल, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर अगर पहचानना हो, वैसे डायरेक्ट पूछता है, इतने ज्यादा कहीं भी मैंने बहुत लिस्ट दे दिया, फिर भी अगर तुमको पूछा जाए कि ये सब पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, ये जहां दिखाई पड़े LMCT की यही पहचान। पाई डोनर मानते हो कौन हुआ है क्या? पाई डोनर लिगेंड्स कौन कौन है? O-2 सब पाई डोनर लिगेंड्स, ठीक है। मेटल टू लिगेंड का एग्जांपल FeCO5, फेरोसीन, बिस बेंजीन क्रोमियम, उसके बाद K4FeCN6 NiCO4, इनकी पहचान जस्ट उल्टा, पाई एक्सेप्टर दिखाई पड़े। याद करने का तरीका CO5 CN- CO, मेटल MLCT मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की पहचान। बैक डोनेशन। कौन सा प्रथम? फिफ्थ में कौन सा? फिफ्थ तो ब्राउन रिंग, ब्राउन ब्राउन होता है ना ये यस तो। सर। और भी लिस्ट है, सब लिस्ट आपको अलग से याद रखने हैं डायरेक्ट। हाँ बोलो कौन कौन से, क्या क्या डाउट है? स्क्रीनशॉट लो। नहीं शिवांश, कलर सबके नहीं, मैं लास्ट में एक मुझे करने दो, मैं आपको बताता हूँ सबका। तो ये मैं मेटल टू एक, लिगेंड के कलर नहीं है? हाँ कलर है, मैं आपको लास्ट में एक पूरा लिस्ट लिखा दूंगा एक बार। FeCO5 थोड़ा मुझे भी अभी रिकॉर्डिंग में ये हो रहा है, मैं लिखा दूंगा आपको। एक क्लास मुझे एक दो क्लास, उस क्लास में ना मैं आपको सबको ये बता दूंगा। क्लियर है? सर सर हाँ बोलो। क्रोम येलो मतलब? हाँ बोलो। क्रोम येलो मतलब? डिफरेंट टाइप, हाँ डिफरेंट टाइप का कोई येलो होगा, उससे क्या, अच्छा। ठीक है, येलो ही रख लो। अच्छा अब इधर देखो और भी हैं, लेकिन पहले ये दोनों इंपॉर्टेंट वाले हैं, फिर एक मेटल टू मेटल ये सब है। पाई डिनोर लिगेंड कौन कौन सा होता है? O-2 होता है, OH- होता है, नहीं हुआ है क्या? S-2, F-, Cl-, Br-, सब पाई डोनर लिगेंड्स, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर आ जाए, तुम लोग एक काम करो, यही वाला नोट फॉलो कर लो, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें सब मैं दे ही दूंगा। आपका एक क्लास और तक आते आते बहुत नोट आ जाएंगे आपके पास, तो आप यही नाम कर लीजिएगा। अच्छा ये आता है सबको करने? अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो, मुझे COF6 2- का CFSE चाहिए इन टर्म्स ऑफ X, सॉरी COF4 2-। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो COF6 4- का कितना है बताओ? COF6 4- कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम?
D7 सिस्टम, वीक फील्ड लिगेंड। बताओ कितना, क्या था आंसर? क्या आंसर था यार, करना पड़ेगा इसका आंसर। देखो तो CFSE -4 डेल्टा नॉट बाई 5 आ रहा है क्या? एंड दिस इज इक्वल टू -x। सबको समझ में आया कैसे निकाला? अभी मैंने फॉर्मूला लगाया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यस एक दो क्वेश्चन करा, ठीक है ना? Yes, अब sir. कोई पूछेगा COF4 2- का निकालो, COF4 2- का, तो दिस इज CO +2 D7 सिस्टम बट टेट्राहेड्रल। कौन सा था ये पेज? 13 था क्या? तो यहां पर फॉर्मूला जो है, ओके, हम लोग ने फॉर्मूला नहीं बताया था क्या? टेट्राहेड्रल का CFC का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला ये है, बताओ। भरो इसको, टेट्राहेड्रल में कैसे भरोगे बताओ? इसको बेसिक से कर लेते हैं। CFC का टेट्राहेड्रल में कैसे भरोगे? 3 ऊपर, फॉर्मूला सेम लगेगा, 1 2 3। 3। ओ सॉरी Sir, सॉरी, how 3 up? हाँ सॉरी। टेट्राहेड्रल में क्या होता था? स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग कर लिया है ना? नहीं, नहीं sir. नहीं sir. नहीं किए हैं? अरे अरे नहीं किए हैं। ओके, अभी ऑक्टेहेड्रल ही चल रहा है, रुको रुको, तब इस क्वेश्चन को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओके छोड़ो, ओके ठीक है, ठीक नहीं किए अभी, ओके छोड़ो, ओके चलो अभी छोड़िए इसको, फिर अब पहले उसको ही कर लेते हैं, पहले उसको कर लेते हैं, ठीक। चलो इसको छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा इधर देखो यार, सेम कॉन्सेप्ट करो वहां पर, बस हम लोग को देखना है, ध्यान देना इधर। यहां पर भी लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होंगे, मान लो इसको मेटल एटम तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, इसको अब कैसे अप्रोच कर रहा होगा मालूम है? एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा, सॉलिड स्टेट मालूम है थोड़ा कैसे? एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा, एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा, और एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा। दिस इज द अप्रोच डायरेक्शन। आ रहा है मस्ती से लिगेंड, यहां से आ रहा है, यहां से भी एक लिगेंड आ रहा होगा, एक लिगेंड तो यहां से आ रहा होगा, और एक यहां से आ रहा होगा। ऐसे ही बनता है ना टेट्राहेड्रल। मुझे तो मॉडल क्या बोलता है? लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम इन्फिनिटी सच दैट सेंट्रल मेटल एटम इज द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलो अप्रोच कर रहा है, ऐसा बनाएगा कॉम्प्लेक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें कोई भी मेटल पर एक काम करते हैं, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं, मैं येलो से दिखा रहा हूं। मेटल पर एक dx² - y² ऐसा होगा, क्लियर है सबको? अच्छा dx² - y² ऐसा होगा, और dz², और इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं, रिंग नहीं दिखाऊंगा यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बीच का रिंग मत छोड़ो, ठीक है ना, dz²। अब मुझे एक चीज बताओ यार, dx² - y² के जो लोब्स हैं और dz² के जो लोब्स हैं वो कहां टकराएंगे? dz²
और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लोब्स हर फेस के सेंटर्स पर हैं कि नहीं? यस सर। फेस सेंटर्स पर है, ठीक है। अच्छा, अब अलग से, अब वहां मेरे पास जगह नहीं बचा है इसीलिए दिखाने के लिए क्या करूंगा बेचारा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अलग से दिखा रहा हूं। डी एक्स वाई कैसा होगा? मेटल अगर ऐसा हो तो आप लोग को याद हो तो डी एक्स वाई ऐसा, मतलब इसके लोब्स कैसे होंगे? डी एक्स वाई के लोब्स, डी एक्स वाई के लोब्स ध्यान देना एज के सेंटर पर होंगे, ये जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं। सबको यहां तक समझ में आया? वो एज के सेंटर्स पर होंगे सभी के। अब मुझे ऐसा नहीं कि डी वाई जेड बनाओ, सबका तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर सर ग्रीन वाले डी वाई जेड बनाओगे, इस प्लेन पे बनाओगे तो कुछ ऐसा भी रहेगा, है ना। अब कोई एक लिगेंड के अप्रोच को देखते हैं, एक लिगेंड के अप्रोच को देखते हैं। चलो मान लो ये लिगेंड यहां से आ रहा है, लिगेंड ए को देखते हैं, आ रहा है। इमेजिन करना सेंटर से वो जुड़ गया, अपना सेंटर लाइन से जुड़ा है। अच्छा, एज के सेंटर का डिस्टेंस कितना है बताओ, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस मैं भी निकाला हूं, ये डिस्टेंस इज, फेस सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? a बाई रूट 2, और ये डिस्टेंस कितना होगा? a/2। a/2। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा कम है, a/2 की a बाई रूट 2? a/2 कम है ना डिस्टेंस में। इसका मतलब जो ये लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा, जो भी ये लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा, ये किससे ज्यादा क्लोज अप्रोच करेगा? एज सेंटर्स वाले के लोब से कि फेस के सेंटर्स पर? एज सेंटर। एज सेंटर्स। एज सेंटर्स यहाँ पर कौन है? तो यहां जस्ट उल्टा होता है। यहां पर इनिशियली जब फील्ड सिमेट्रिकल रहता है, सब वही काम, मेरे लेन में तो आ नहीं रहा है, रिपल्शन से सब राइज करते हैं। बट धीरे धीरे होता क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं पल भर के लिए येलो वाला हटा रहा हूं और मैं आपको यहां पर ये दिखा देता हूं एक बार एंगल वाइज भी। ये dz स्क्वायर था, मैं एक येलो वाला अब ये बना देता हूँ। ये dz स्क्वायर ऐसा होगा ना, यहाँ पर एक लोब दिखाता हूँ, बस एक लोब, दो यहां तक, ठीक है। ये dxy बना दिया मैंने, dxy। तो बेसिकली अगर मैं इस लिगेंड के अप्रोच के देखूं, ये लिगेंड बी, इसके अप्रोच के देखूं तो आपको ये जो एंगल है ना, ये ज्यादा पास दिखाई पड़ेगा, ये ज्यादा पास दिखाई पड़ेगा, थीटा 1। और ये जो एंगल है, जो ये dz स्क्वायर के साथ है, ये थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो लिगेंड बहुत ज्यादा सट करके किससे ज्यादा अप्रोच कर रहा है? किससे ज्यादा अप्रोच करेगा वो? टू द dxy, dyz एंड dzx। अब इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं करना है, फिर से हम लोग समझ तो गए हैं कि ये कुछ ऐसा, जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल में फेस सेंटर से आता था, और फेस सेंटर्स पे तो सीधा उसका हेड ऑन कोलिजन होता था। तो बाकी सब कुछ सेम रखते हुए, सब कुछ अगर सेम रखा जाए तो मुझे लगता है आप बना लोगे एनर्जी का यहां पर स्प्लिटिंग। 5 d ऑर्बिटल्स प्यार से आराम से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, सभी को लगता है यार मेरे ही लेन में आ रहा है, बिकॉज द फील्ड इज सिमेट्रिकल, सेम कहानी। ओनली थिंग इज लास्ट में देयर इज अ ट्विस्ट। व्हेन द एक्चुअल सिनेरियो, जब एक्चुअल में सच्चाई पता चलता है, तो ये जो dxy, dyz और dzx वाले हैं,
इनको पता चलता है यार ये तो मेरी तरफ आ रहा था। और ये जो लास्ट वाले दो हैं, ये बाकी एग्जैक्टली इसको भी बैरी सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड मोर क्लोजर अप्रोच टू ये। अब कुछ पॉइंट्स x x x x x, सेम काम यहां पर, इसको हम लोग नाम देंगे डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल फील्ड। मान लो इनका एनर्जी x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, इनकी एनर्जी x माइनस बी एक्स माइनस बी। तो अभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर देखी जाए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर रहा हूं मैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 5x will come out to be 5x plus 3a minus 2b। और डेल्टा टी किसके बराबर होगा? a plus b। तो डेल्टा टी comes out to be a plus 3a by 2 which is 5a by 2। मतलब a होगा 2 del t by 5, b होगा 3 del t by 5। स्क्रीनशॉट लो। यहां तक समझ में आया सबको? रुक जाओ। और इसको डीजेड्स का, सॉरी इसको अब स्क्रीनशॉट डीजेड्स कर लीजिए। डीजेड्स सर ये ऑक्टाहेड्रल का उल्टा ही है ना? हाँ जस्ट उल्टा है बस। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, एक और चीज नोट करना, एक क्लास लग रहा है एक्स्ट्रा जाएगा, एक क्लास आप लोग का, लेकिन फिर भी खत्म हो गया। मतलब मुझे अब जो लग रहा है कि एक क्लास जाएगा शायद आज के बाद एक और। चैप्टर भी बहुत बड़ा है यार, ये क्या करें। और मेरा काम है ना, स्किप मैं करूंगा नहीं, भले ही मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूं, स्किप तो मैं करूंगा नहीं। जितना सारा बात है बताऊंगा तो सब पेज भर दोगे तुम, बोलोगे सर बहुत हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करना, इसमें नोट ये करना, यश मेरा आज खुद ही क्लास है यश, मैं रखूंगा, मैं करूंगा, चिंता मत करो। अब मैं उसको लेकर के, अच्छा डेल्टा टी, अच्छा इसके बाद हाँ इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ? 2 डेल्टा टी बाई 5, 3 डेल्टा टी बाई 5। अब समझ में आया? यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं E-T2। मतलब यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, इसको आपको मेमोराइज करना है। अगेन आई कैन गिव यू द एक्सप्लेनेशन बट दिस इज फ्रॉम ग्रुप थियरी। आप नहीं जानते हो ये सब बातें क्या है, केमिस्ट्री के टर्म्स हैं आगे जाकर के। हियर द सबस्क्रिप्ट G इज नॉट यूज्ड। जबकि वहां पर क्या करते थे? T2G बोलते थे, E-G बोलते थे, बिकॉज tetrahedral does not have a center of symmetry। G मालूम है? G stands for जेरेड। जेरेड मालूम है? केमिकल बॉन्डिंग में याद आ रहा है, जेरेड ऑर्बिटल्स एंड अनजेरेड ऑर्बिटल्स। तो ये जो G सबस्क्रिप्ट होता था ना, इसको जेरेड के लिए स्टैंड करता है। और जेरेड का मतलब जिसमें क्या हो, याद है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ कोई EG, ओके ये नहीं तो इसको याद कर लो, इससे भी कुछ जब बड़ा चीज नहीं है, आप इसको याद भी कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट G नहीं लिखते हैं, ठीक है।
डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल crystal field splitting energy in which field? Tetrahedral field. CF और डेल्टा O को क्या बोलते थे? क्रिस्टल फील्ड क्या था यार? स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, एनर्जीज वाइज 2 डेल्टा टी बाई 5, 3 डेल्टा टी बाई 5। यस, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन मेमोराइजेशन चल जाएगा, कोई लोड नहीं है। डेल्टा टी जो होता है 4/9 डेल ओ होता है। मतलब डेल ओ और डेल टी में ज्यादा बड़ा कौन है? डेल ओ। स्क्रीनशॉट लो, रीजन बताता हूं। ठीक, ठीक है। Y is del O greater than del T, मतलब डेल ओ में इतना ज्यादा मुंह क्यों खुल जाता है डेल टी? मेरे ख्याल से क्या कोई रीजन, एक रीजन तो आप देख सकते हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या कोई भी ऐसा है, कोई भी ऐसा लोब है जो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा हो? नन ऑफ द लोब्स are pointing in the direction of approach। जबकि ऑक्टाहेड्रल में होता था, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर होगा तो वहां पर अगर लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन ज्यादा सहेगा, इसीलिए वो राइज ज्यादा करता था, ज्यादा स्प्लिटिंग होता था। दूसरा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? 4। मतलब बेसिकली 4 लिगेंड का फील्ड है। और यहां कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? तो रिपल्शन यहां कम होता था, तो डेल्टा टी स्प्लिटिंग भी कम होता था। ऑक्टाहेड्रल में कितना आ रहा है? 6 लिगेंड्स आ रहे हैं यार, अप्रोच कर रहे हैं। सोचो कितना फील्ड लेकर के वो आ रहे हैं, सब नेगेटिव चार्ज का फील्ड, और उसमें से भी कुछ तो डायरेक्ट कोलाइड करेंगे। तो डेल ओ का जो मुंह रहेगा ऑक्टाहेड्रल का, वो हमेशा जब भी तुम डायग्राम दिखाओगे स्प्लिटिंग का, 3 नीचे 2 ऊपर। और टेट्राहेड्रल का तुम कैसे दिखाओगे? अगर एग्जाम में कभी बोर्ड में आ गया तो आप जरूर अच्छे से डायग्राम बनाओगे, इसका थोड़ा कम दिखाओगे, सॉरी, और ये थोड़ा नीचे दिखाओगे, ये गैप हमेशा ज्यादा दिखाओगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। सर, हाँ बोलो। प्रीवियस पेपर में आपने क्या लिखा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। 4 लिखा है वो? हाँ, 4/9 डेल ओ। हाँ बोलो। ये 4 लिगेंड्स और अप्रोचिंग ये कैसे हुआ? अरे कितने लिगेंड्स आ रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? कितने लिगेंड्स आते हैं? सॉरी सर, सॉरी। 4 आते हैं ना, यहाँ से यहाँ से। तो ज्यादा रिपल्शन कौन सहेगा? ऑक्टाहेड्रल ही सहेगा ना, ऑक्टाहेड्रल सहेगा। और ऑक्टाहेड्रल अगर सहेगा रिपल्शन ज्यादा तो उसका ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस Yes, सर। अच्छा, सेम इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसका क्या होगा फॉर्मूला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ऊपर में कितने हैं?
ऊपर में कितने थे? इसका एनर्जी कितना? 2 डेल्टा टी बाई 5 ना। देखो T2 इंटू क्या करोगे? सेम काम ऊपर में है, del T इंटू 2 0.6 डेल्टा टी बाई 5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई। नहीं, ये तो माइनस आएगा। थ्री डेल्टा टी बाई 5 प्लस एक्स इंटू पी। ठीक है, समझा? सेम काम कर रहा हूं। ऊपर वाले की एनर्जी कितना है? बैरी सेंटर से ऊपर वाले कितने से राइज किए हैं? तो इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है T2 में, और नीचे वाले तो सेम फॉर्मूला, ऊपर वाला का पॉजिटिव, नीचे वाले का नेगेटिव, प्लस एक्स इंटू पी। अब हम लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्लियर है? वो क्वेश्चन करें क्या? यस सर। COF6 का 4 माइनस का CFSE निकालना था ना। गिवन क्या था? नहीं, इसका CFSE निकालना था। COF4, ये 15 या 16 था, देख लो, मुझे बता दो कौन सा है। 16 था क्या? गिवन COF6 4 माइनस का CFSE इज -x। अच्छा, ध्यान देना आंसर। COF6 4 माइनस का कितना होगा बताओ? हम लोग इसका निकाला था CFSE, ऑक्टाहेड्रल है, तो दिस विल कम आउट टू बी -4 डेल्टा O by 5 which is equal to -x। ऑक्टाहेड्रल के केस में COF4 2 माइनस, लिगेंड ज्यादा अप्रोच कर रहे थे DXY DYZ DZX को। कौन सा सिस्टम है अगेन? D7 सिस्टम। CO+2 है ना। ठीक है, भरो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल में कैसा होगा भरो? लिगेंड क्या है? वीक फील्ड है। कैसे भरेंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूला लगाते हैं CFSE का। ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो 3 इंटू 2 डेल्टा T बाई 5 प्लस नीचे कितने हैं? 4। 4 इंटू कितना? माइनस लगाएंगे इसके लिए बिकॉज ये नीचे लेवल पे है, तो -3 डेल्टा T बाई 5 प्लस x देख लेते हैं। x कितना है? x इज व्हाट? एक्स्ट्रा पेयर्स। तो अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो आप कैसे रखते इसको? 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा पेयर्स कितने हैं? 0। तो CFSE इसका हो जाएगा कितना? CFSE हो जाएगा तुम्हारा -12 प्लस 6। कितना आ रहा है? -6 डेल्टा T बाई 5 आ रहा है ना। बट अभी भी आंसर हम लोग को करना पड़ेगा -6/5 इंटू डेल्टा T। मैंने कितना बनाया था? तो CFSE आएगा -323322। क्या क्या कटा लो? 3 2 3, कहीं कुछ गलत है क्या? -6/5 इंटू 4/9 डेलोट ना। वो हाँ, ठीक है। और डेल नॉट कितना था? वो भी तो करना है ना। डेलो कितना था? -6/5
इंटू 4/9, डेलो भी तो डालना है। डेलो कितना है? डेलो 5x/4, यस। अब आया ना आंसर, -2x/3। समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस? देखो एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर, आ गया समझ। समझ में आ सर गया? रुक जाओ सर, देखते हैं। हाँ देख लो, एक बार देख लो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं? सही है ना सबको? हाँ सर। हाँ, रोहन, वर्णिका, रुचि, वेदांत। वेदांत सही है ना? यस सर। हाँ ठीक। अच्छा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, थोड़े न्यूमेरिकल्स। अब देखो, हम लोग ने स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए हम लोग ने कलर कर लिया, हम लोग ने ओके यस, खत्म हो गया। मतलब क्रिस्टल फील्ड मॉडल भी खत्म है। क्रिस्टल फील्ड मॉडल में स्क्वायर पिरामिड में लास्ट में कराऊंगा। रुक, पहले मैं इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स जिस पर क्वेश्चन आते हैं वो कराता हूँ। चलिए इफेक्ट। अच्छा हाँ, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड करा दिया था ना, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड। डेल्टा नॉट का करा दिया था। हाँ, डेल्टा नॉट और डेल्टा का एक ही है। लिगेंड हाँ। का जेड इफेक्टिव यस M+2 यस। से M+4 जाएगा तो हाँ सर, ये सब करा दिया था आपने। करा दिया ना। वेरी गुड, कवर है तुम लोग। एक क्लास एक्स्ट्रा मुझे लगा था कि इस वीक खत्म हो जाएगा, शायद एक क्लास और आप लोग को देना पड़ जाएगा मुझे, लेकिन चलो मतलब बहुत बड़ा चैप्टर हो गया ये, बहुत बाकी के बड़ा चैप्टर्स चैप्टर। ऐसे बड़े नहीं है क्या, या बड़े ही हाँ, है? इतना बड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। दिस इज लाइक कितना अच्छा खासा पेज भर गया होगा तुम लोग का। हाँ सर, यस ऐसे तो सर। कुछ नहीं है इसके बहुत, साथ। तो 20 पेजेस सर। हाँ। और दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमेशा हर साल आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है इनऑर्गेनिक का, तो जरूर करना। इसीलिए यस सर। ये थोड़ा सा छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ूंगा तो मैं वैसे भी कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक अगर मैं तो सब लिखाऊंगा, मैं तो पहले ही बता दिया। अब तो अपना किताब स्टार्ट कर दो, बड़ा बड़ा सर मोटा वो किताब ले आओ। नेमिंग वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ सब 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 इम्पोर्टेंट सब है। नाम भी पूछता है अभी भी जेई, नाम नेम देखो यार, मतलब। कभी कभी तो पूछ देता है यार, यस कभी कभी, मतलब ओके। जनरली हाँ 5 साल में एक बार कभी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, बट पूछा है। मतलब आई कैन नॉट से कि पूछेगा नहीं। यस सर। सर पी ब्लॉक भी इससे छोटा है क्या? नहीं, पी ब्लॉक तो पूरा तुम 5-6 टॉपिक को मिला करके बोलोगे तब बड़ा हो जाएगा, बट ये तो अकेला एक टॉपिक है। अच्छा, पी ब्लॉक काफी टॉपिक्स का मिक्स है। हाँ, पी ब्लॉक इज व्हाट, दिस इज बोरॉन, कार्बन। बेचारा तब ये क्या करेगा, बोलेगा इतने लोग आ गए हराने, तब मुझे हरा नहीं दोगे। लेकिन अकेला कोई टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग लगता है इसको टक्कर देगा इनऑर्गेनिक में, अकेला कोई टॉपिक नहीं है अच्छा, जो केमिकल इसके बॉन्डिंग भी टक्कर। अलग चैप्टर है क्या? केमिकल बॉन्डिंग मुझे लगता है इस लेवल तक गया होगा, मतलब या इसको टक्कर दिया होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा इनऑर्गेनिक का लॉजिकल पार्ट भी है इसमें। अब देखो इसमें ध्यान देना, ये जो चेलेट, जिसमें चेलेशन होता है ना, चेलेट इफेक्ट बोलते हैं, उन रिंग्स को ज्यादा उन कॉम्प्लेक्सेस को ज्यादा स्टेबल देखा गया है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रिंग, और जितना ज्यादा चेलेशन, अरे वाह और मजा। रीजन एंट्रोपिकली ड्रिवन है ये चीज। डेल्टा एच उतना डोमिनेंट नहीं है यहाँ पर। अब देखो बताता हूं इसका रीजन। तुमसे अगर कोई पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है,
तो इसका मतलब एक ये भी एक फैक्टर है जो आपको देखना, आप देख कर बता सकते हो किसमें ज्यादा चेलेशन किसमें हो रहा है। तो ईएन वाले में, ईएन वाले में ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ईएन वाला। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्या रीजन, देखो ध्यान से देखो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो रुको। अब लोग अभी लोग का कोई एग्जाम का कब है, कुछ नहीं आया है ना अभी तक। सर 7th को है। आ गया सर। आ गया सर। नहीं नहीं, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, आ गया क्या? वो नहीं पता। सर उसका नहीं है, उसका नहीं आया ना। हाँ, MT6 उसके बाद का है। एमटी का आ गया। तो पेज नहीं ही नहीं, मैं उसकी डायरेक्ट बात बता कर रहा हूँ जो रहा आप लोग का फाइनल जो एनटीए वाला, नहीं तो उसका JEE नहीं mains आया वाला सर, नहीं आया ना। नहीं उसका नहीं आया। मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोग का भी यार, तुम लोग का तो 2 साल कोरोना गया है, हमको तो लग रहा है तुम लोग का तो और 4 अटेम्प्ट तुम लोग को भी देना ही चाहिए यार, फेयरली। पता नहीं, देखो क्या करता है। नोट कर लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? यस यस सर। सर। तुम लोग से सीनियर वाला तो फिर भी 1 साल पढ़ाई करके गया ऑलमोस्ट, टच तो हम लोग उसको किए ही थे। तुम लोग वाला बैच को तो पूरा का पूरा टच भी कोई नहीं किया। जैन में चालू होगा क्या जेई मेंस? मुझे नहीं लगता है यार, आई डोंट थिंक सो कि जनवरी तो उसको नहीं ही करना चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं ही करना चाहिए अब, लेकिन वैसे पता नहीं अब कैसा है आदमी, क्या बोले यार। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मुझसे पूछोगे, आई थिंक कि मैक्सिमम फरवरी तक एक टेस्ट रखेगा वो, 1 फरवरी में रख देगा वो। उसके बाद वो थोड़ा बोर्ड के लिए देगा, फिर मुझे लग रहा है वो 1 अप्रैल में रख सकता है अगर सब कुछ सही चला। और मेरा पर्सनल मुझे अगर पूछा जाए तो यार आप लोग को भी 1 तो दे ही देना चाहिए अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, कम से कम। देखते हैं। तो ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ तब तो थोड़ा शिफ्ट तो करेगा ही, देखते हैं बाकी क्या करेगा, कुछ बोला तो नहीं जा सकता है। तो मतलब ये सब एग्जाम्स होते होते पूरा 1 ईयर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, उतना तुम लोग का नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, उतना वो लोग नहीं करेंगे, Okay. बिकॉज अदरवाइज दिस विल स्टार्ट। तो थोड़ा वो लोग कम से कम उस गैप को थोड़ा कम करे। दिस इज माई पर्सनल, क्या बोलते हैं, मेरा पर्सनल थॉट्स है। चलो फिर इसको देख लेते हैं। खुलेगा क्या वो अटेम्प्ट के पहले? पेस के बारे में यार कोई आइडिया अभी हम लोग को भी नहीं है, क्या सोच रहा है वो तो पता नहीं, तुम ही लोग से अब बात करेगा क्या है। हम लोग को तो अभी तो कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं मालूम, तो क्या मैनेजमेंट सोच रहा है, नो आइडिया। अच्छा इसको खत्म कर लेते हैं, बस हमारे पास 5 मिनट, इसको देख लेते हैं। देखो यार तुम एक चीज सिंपल सा बताओ, जो पहला रिएक्शन है और दूसरा रिएक्शन है, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहा हूँ, आगे का रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की बात, ठीक है ना यार। तुम एक सिंपल सा चीज देखो, पहला रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन में, जैसे अगर हम पहला रिएक्शन देखो तो NiNH3 बन रहा है, और दूसरे रिएक्शन में ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यार अगर तुम बॉन्ड्स को देखो कि कौन कौन से बॉन्ड्स जनरली इन्वॉल्व्ड हैं ब्रेकिंग में, डेल्टा इसका फॉर्मूला याद है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार ऑलमोस्ट बॉन्ड्स तो सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ भी अगर 6 बॉन्ड N के तोड़ने हैं, यहाँ भी तो 6 बॉन्ड N के तोड़ने ही होंगे। मतलब इन दोनों रिएक्शंस का डेल्टा H में क्या बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट से। यहां तक क्लियर है? अच्छा एंट्रोपी की बात करते हैं, यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 + 6, कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर? 7, और 7 में से 1 बना, तो यहां का एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 को क्या मान ले, -6। पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे डेल्टा S पहले थर्मोडायनेमिक्स में इतना क्यों होना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर घटते हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं हाँ वो -6 मैंने अपना एक नंबर बैठा दिया, मैंने अपना एक नंबर बैठा दिया, मैंने बोला 1 + 6
7 है, यहाँ 1 है, तो मैं एक नंबर बैठा देता हूँ -6। ये तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। यहां पर कितना है बताओ? मैं मैथमेटिकली बताना चाह रहा हूँ। 1 प्लस कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? 4। 4। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो 1 मॉलिक्यूल, मतलब एंट्रोपी तो यहाँ पर भी कम हो रहा है, यहाँ भी तो एंट्रोपी कम हो रहा है, नेगेटिव ही है, बट डेल्टा S2 कितना लिख सकते हैं? -3। हाँ चलो कुछ नंबर ले लेते हैं, 1 में से -3 लिख लेते हैं। तुम बोलोगे सर मैं -6 -3 लेना चाहता, मैं कुछ अलग लूंगा, तुम लो अलग, बट एक चीज याद रखना, डेल्टा S दोनों का नेगेटिव रखना है, ये कंडीशन जरूर करिएगा, एनी नंबर यू टेक। और दूसरा कंडीशन, सेकेंड रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज में लॉस थोड़ा कम है, पहले वाले में लॉस बहुत का है। ये करके आपको जो नंबर बैठाना है बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा G लिखूं, डेल्टा H ऑलमोस्ट दोनों का क्या कर लूं? सेम मान लूं, सेम ही है। तो डेल्टा H सेम मानने के लिए भी तुम बोलोगे सर कोई नंबर बैठाएंगे, यार तो बेस्ट नंबर 0 ही बैठा लेते हैं यार। मतलब 0 मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि 0 होता है, कुछ होगा समझाने के लिए। और डेल्टा G2 कितना होगा बताओ? मुझे अब एक चीज बताइए, पहले वाले रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज होगा -T इंटू डेल्टा S1, S1 यहाँ -6, दूसरे वाले का होगा -T इंटू -3। मुझे बताइए कौन सा वैल्यू ज्यादा नेगेटिव की तरफ है, डेल्टा G1 की डेल्टा G2? डेल्टा G2। डेल्टा G2। डेल्टा G2 is less negative. So which reaction is more spontaneous? क्या? सेकेंड वन। मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की बात में, चलेशन करने से सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। और इसीलिए चलेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो अच्छा खासा क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। और आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, तो आप क्या बोलोगे? द रीजन इज एंट्रोपी और एंथैल्पी। रीजन इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का लॉस दोनों में है, बट आप वही 4 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना रहे हो, आपको कम मॉलिक्यूल्स लगे हैं वही कॉम्प्लेक्स बनाने, लेकिन आपको 6 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लगेंगे और तब जाकर आप 1 मॉलिक्यूल बनाओगे, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल में ही वो काम हो जाएगा। तो एंट्रोपिकली ड्रिवन है दिस फैक्टर। चलेशन इंट्रामोल, और कहीं भी ऑर्गेनिक में भी करोगे इंट्रामोलिकुलर अटैक्स आर ऑल एंट्रोपी ड्रिवन। हाँ बोलो सर, मतलब कम एनर्जी लग रहा है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है ना? कम एनर्जी मत बोलो, एंट्रोपिकली टोटली डिफरेंट। कम उसमें लॉस इन एंट्रोपी जो है सेकंड वाले में वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम है। अच्छा, ओके। डेल्टा जी में 2 फैक्टर्स आते हैं, डेल्टा H इज द एनर्जी फैक्टर, एंथैल्पी फैक्टर, और एक एंट्रोपी फैक्टर। अब इनमें से कहीं कोई जीत सकता है, तो एनर्जी बेटर मत बोलो, ज्यादा बेटर बोलो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए जो चलेशन वाले कंपाउंड्स हैं उसको करने के लिए ये जो एंट्रोपी वाला लॉस है वो थोड़ा कम है। देखो कोई भी रिएक्शन तभी जाएगा जब इनमें से कहीं फायदा हो, या तो ये बहुत नेगेटिव हो या तो ये बहुत पॉजिटिव। इनमें से कहीं जाएगा। तो डेल्टा S पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, सिस्टम चाहता है कि मैं एंट्रोपी बढ़ाऊं, ये भी एक फैक्टर है। दोनों रिएक्शंस में एंट्रोपी किसी में बढ़ तो नहीं रहा है, बट रिलेटिवली चूंकि फर्स्ट वाले में बहुत का लॉस हो रहा है, सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा फेवर्ड है। दिस इज द बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। चूंकि फर्स्ट वाले का एंट्रोपी में बहुत का लॉस है, सेकंड वाले का रिलेटिवली कम का लॉस है। आप ऑर्गेनिक में बहुत सारे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस करते हो, कीटोन में, एल्डिहाइड्स में, कैनिजारो में, सब कुछ, ऑल ऑफ देम एंट्रोपी ड्रिवन, दे ऑल आर एंट्रोपी ड्रिवन। कभी सोचना सब में एंट्रोपी ड्रिवन है।
ठीक है, चलो इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?